जय हिंद प्यारे साथियों। आरआरएम एग्जाम मेंटर क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग सब मस्त होंगे। अभी समर वेकेशन चल रहे हैं तो आप लोग अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज कीजिए, पढ़ने पे ध्यान लगाइए। जिस प्रकार से हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसपे हम 9th to 10th क्लासेस में और 6, 7, 8 की ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर, मैथ और हिंदी ग्रामर सबको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी पढ़ना चाह रहे इच्छुक हों, तो बता दीजिए कि सर का इनिशिएटिव चल रहा है जिसमें सर फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस दे रहे हैं और कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर मैथ करा रहे हैं तो गौतम सर मैथ का एक एक क्वेश्चन और मिसलेनियस क्वेश्चन भी करा रहे हैं। तो कहने वाली बात यह है कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है कि आप घर बैठे चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। आपको कोई भी ट्यूशन क्लासेस लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने स्मार्टफोन से, अपने टैबलेट से, अपने लैपटॉप से, किसी से भी आप हमारी क्लासेस पर देख सकते हैं और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सब मेंबर्स जो टीम के लोग हैं वो अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जिन्होंने काफ़ी समय से अपना पढ़ाने पर योगदान दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी चीज़ों को हमको सपोर्ट करेंगे। आपके सपोर्ट से ही हम नए नए इनिशिएटिव लाते रहेंगे और आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। हम इसी क्रम में हिंदी की सेकेंड क्लासेस लेके आए हैं। लगातार 3 क्लासेस हमारी हो गई है। हमने पहली वीडियो में समझा था कि भाषा किससे कहते हैं, भाषा के प्रकार क्या होते हैं, किसी भी भाषा को सीखने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। फिर हमने क्रम बाय क्रम से हिंदी वर्डमाला को स्टार्ट किया था जिसमें फर्स्ट पार्ट आ चुका है और सेकंड पार्ट आप लोगों को भी हम समझा रहे हैं। तो हमने बताया था कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। मान लो कोई भाषा है, कोई भी भाषा आप अगर सीखना चाह रहे हैं तो आपको किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। मान लो आपको कोई भाषा सीखनी है, भाषा के लिए आप लोगों को 3 चीज आनी चाहिए। सबसे पहले ध्वनि व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था। दूसरी चीज आपकी व्याकरण, व्याकरण। तीसरी आपकी शब्द व्यवस्था और चौथी आप लोगों की आपकी ध्वनि, व्याकरण और शब्द और लिपि और वर्तनी, लिपि व वर्तनी। अगर आप लोगों ने किसी भी भाषा, हम तो हिंदी की बात कर रहे हैं, विश्व की कोई भी भाषा के इन 4 फैक्टरों को आप लोग सीख लेंगे तो दुनिया की कोई भी भाषा को आप लोग सीख जाएंगे। इतनी सी बात है। इसमें हमने ध्वनि व्यवस्था में सबसे पहले वर्णमाला को समझा था, ध्वनि क्या होती है, वर्णमाला किसे कहते हैं, सब तरीके से हमने कंप्लीट किया था। जिसमें हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है अयोग व ध्वनियां। ये 3 चीजों को बताया था कि हिंदी वर्णमाला में ये 3 खंड होते हैं और इनकी संख्या बताई थी 59। अलग किताबों में अलग मिलेगी, लेकिन हमने संपूर्ण हिंदी व्याकरण को, जो प्रखंड विद्वान हैं, जो तरीके से हमारे हिंदी का विकास किया था, उन्होंने 59 है और 59 को ही हमने आप लोगों को बताई थी। क्योंकि दूसरी भाषाओं से ही हमारी हिंदी भाषा में शब्द ऐड किए गए हैं। तो आप कहोगे हिंदी तो सबसे पुरानी है, तो फिर दूसरी भाषा से कैसे ऐड कर लिए। जैसे मराठी है, फारसी के शब्द हैं, उनको भी हमने ऐड कर लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहे थे। हमने आपके वादा किया था कि हम आपको चीज़ें वो कराएंगे जो आपको कहीं ना मिलेंगी। अगर हम आपको चीज़ें अलग से हटके नहीं देंगे तो आप लोग हमसे पढ़ेंगे क्यों। हम आपको यूपीएससी एमए तक की हिंदी का कोर्स करा रहे हैं। कि जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था कि जो हमारी टीम्स बहुत एक्सपर्ट टीम है। मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और चीज़ों को तरीके से मुझे पता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो। टीचर्स क्या करते हैं, बेसिकली सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें करा देते हैं और आने वाले समय बच्चों को कन्फ्यूज हो जाता है कि सर हमने कुछ और पढ़ा था, यहाँ कुछ और देखने को मिला है। लेकिन स्टार्टिंग में बड़ी क्लासेस का आप करा देते हैं, छोटी चीज़ों की आपको वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा उद्देश्य आप लोगों को हर एक चीज़ को क्लेरिफिकेशन देना है कि कोई भी चीज़ आप लोगों की वन प्लेट सॉल्यूशन के आधार पर कोई भी आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं हो। तो हमने सबसे पहले ध्वनि व्यवस्था में स्वर देख लिए थे, व्यंजन भी देख लिए थे और अयोगभाव देखना बाकी है। आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं, क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले समझेंगे उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये चीज हमें कंप्लीट करनी है। जिस प्रकार से हम कुछ बोलते हैं तो हमारे जीव का, मुख का कोई न कोई हिस्सा हमारे जीभ होती है, किसी से टच होती है। जैसे कंठव्य, कंठव्य की बात करते हैं तो हमने आप लोगों को वर्गीय व्यंजन सुनाए थे। वर्गीय, वर्गीय बताया था कि इस प्रकार से 5-5 के ग्रुप बनते हैं, उन्हें हम वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। जिन लोगों ने की वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो जाके देख लेंगे, वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं हमने तरीके सिखाया है। 5-5 के ग्रुप में बताए थे आप लोगों को, है ना। ये वर्गीय व्यंजन ऐसे सिखाए थे। ऐसे
तो ये इनको हमने वर्गीकृत किया है कि उच्चारण के आधार पर कि किस प्रकार से उच्चारण करते हैं, तो हमारी जिह्वा का, मुख का, कंठ का कोई ना कोई हिस्सा टच करता है। जब पहले वर्ग की बात करते हैं क ख ग घ घ और ह और विसर्ग, इनकी बात करते हैं तो ये मैंने ध्वनि को बोलते समय हमारा कंठ बोलता है कह। बिना कंठ के जोर लगाए हुए इन ध्वनियों को आप लोग नहीं बोल पाओगे। बड़े हमारे विद्वान लोगों ने बड़ी रिसर्च करके बड़े साइंटिफिक रूप से चीजें निर्धारित की हैं। आप इनको ख बोलोगे तो कहीं ना कहीं हमारे गले पे जोर पड़ रहा होगा, इसको तुम दूसरे हिस्से से नहीं बोल सकते। क ख ग घ घ य ह, तो इनमें हमारा कौन सा यूज हो रहा है, कंठव्य, कंठ यूज हो रहा है। तालव्य, तालु, हमारी जीभ हमारे तालु से टच होती है। छ छ ज ज, बिना जीभ को तालु से लगाए आप बोल नहीं सकते। छ बोल के दिखाइए, जीभ को ऐसे पकड़िए और बोल के दिखाइए, नहीं बोल पाओगे आप लोग। तो तालव्य, तालव्य में कौन कौन से आते हैं, च छ ज झ य रस। मूर्धन्य, मूर्धन हमारी जीभ का ये वाला हिस्सा होता है ना, बहुत मुलायम हल्का हिस्सा होता है, वो बोलता है ठ ठ ढ ढ ढ ढ ढ य रस। मतलब जीभ हमारी हिलती है, अंदर ही अंदर जीभ हिलती है, इसे बोलते हैं मूर्धन्य। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। दंत, थ, हमारी जीभ दांतों से टच होगी, कहां टच होगी, दांतों से। इसको त थ द ध न भ ल स, इनको बोल के देखिए, आपकी जो जीभ है वो दांतों से टच हो रही होगी। समझ रहे हैं, बिना हमारी जीभ दांतों के टच हुए इन ध्वनियों को, दंत को आप नहीं बोल पाएंगे। भाई जो हमारे प्रखंड विद्वान है उन्होंने बड़ी तरीके से रिसर्च की है, ऐसा नहीं चलते फिरते ऐसे ही बोल दिया कि ये टच होती नहीं होती है। हम लोग गलती बोलने में कर सकते हैं, उच्चारण करने में, प्रोनाउंसिएशन में गलती कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे विद्वानों ने बनाई है वो चीजें कभी भी गलत नहीं हो सकती। तो हमें समझना इन चीजों को। दूसरा लास्ट है ओष्ठ, ओष्ठ में होता है होठ। हमारे फ, बिना होठों के टकराहट के ये नहीं बोल सकते आप। प फ ब भ म व, होठों को खोल के तो बोलिए, पकड़ लीजिए, आप इन ध्वनियों को नहीं बोल पाएंगे। कहने का मतलब ये ध्वनियां हैं किसी न किसी, हमारी जीभ, हमारे होठ, हमारे कंठ, हमारे तालु, हमारे दूरदर्शन से टच होती हैं और जो ध्वनि निकलती है उसी के आधार पर वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत किया गया है। अब आप लोग भूल जाओगे, क्या करोगे, भूल जाओगे। इसका सबसे बढ़िया एक हमने शॉर्ट ट्रिक निकाली है, भाई आपको लर्न कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। केटीएम, आपने गाड़ी सुनी हो, केटीएम, केटीएम, केटीएम 2। एक लड़का है अपने मम्मी पापा से बहस कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, उच्चारण कर रहा है, चीख रहा है कि मुझे केटीएम दो, केटीएम दो, केटीएम दो, ऐसे चिल्ला रहा है। इसका मतलब के का मतलब हो गया कंठव्य, मतलब पहला वर्ग होता है, पहला वर्गीय व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, कंठव्य, मतलब के से बोले जाते हैं, किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, तो के हो गया। टी से तालव्य, दूसरे वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो तालव्य से बोले जाते हैं, उसको हमने टी बोल दिया। मूर्धन्य में मुंह से, तो एम से डिनोट कर दिया हमने। दो मिस दंत, दांतों से टच होती है हमारी जीभ, तो दो। ओ मिस क्या होता है, ओष्ठ, ओठ। कहने का मतलब ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप लोगों को याद करना हो, किसी को पूछ ले कि दंतव्य में कौन कौन सी आती है, तो तुरंत आपके दिमाग में रिकॉल करोगे। 5 वर्ग होते हैं, केटीएम 2। अब कौन से वर्ग में कौन सा आ रहा है आप इस तरीके से याद कर सकते हो, ये ट्रिक है केटीएम 2। इतनी बात समझ में आई। अब कोई पूछ ले ये है क्या है, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ क्या है, तो आप बताओगे हमारे व्यंजनों को बोलते समय हमारे मुख का कोई ना कोई हिस्सा जब स्पर्श करता है, जीभ स्पर्श करती है या वो उससे ध्वनि निकलती है, उन्हें हम उच्चारण के आधार पर ध्वनियों को वर्गीकृत किया गया है। कंठस्थ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। इतनी बात समझ में आई। पहले वर्ग सब में देखे होंगे तो पहले 5 वर्ग होंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 पहले वर्ग के, 1 2 3 4 5 यहाँ तक के, तो 1 2 3 4 5 5 यहाँ तक के, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहाँ तक के, और फिर 1 2 3 4 5 यहाँ तक, और 1 2 3 4 5 यहाँ तक। एक हमने अर्ध स्वर बताए थे, य र लव, अर्ध, अर्ध व्यंजन, अ य र लव, तो इनको हमने कैसे किया, य र ल व। फिर कुछ होते हैं, हमने संघर्षी व्यंजन बताए थे, स स स स स स और ह, तो ये हो गया आपका स स स और ह। आपके जो फारसी से लिए गए तो ये हैं, और ये विसर्ग आपके अयोगवा ध्वनियां ये हैं।
कहने का मतलब ये है हमारे जितने भी व्यंजन होते हैं वो किस आधार पर, कौन से अंग, शरीर के अंग के आधार पर बोले जाते हैं, उनको हमने डिनोट कर दिया है। आप तरीके से इनको याद कर सकते हैं। हम आपसे उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि जो कुछ भी आपको पढ़ा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अपने पास रख सकते हैं, या प्रॉपर नोटबुक में आप अपनी फाइल बना सकते हो, क्योंकि ये बनाना आपकी बहुत आवश्यकता है ना। आगे समझेंगे हम लोग। हाँ, अब दूसरा वर्गीकरण देखेंगे व्यंजनों का। अन्य वर्गीकरण में क्या होता है, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। ये क्या मतलब है। दूसरा है अघोष और सघोष। तीसरा है संयुक्त व्यंजन। अन्य रूप से वर्गीकरण देखेंगे कि हमारे जो हम किसी अक्षर को, व्यंजन को बोल रहे हैं उसमें कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है। किसी को बोलने में कम ऊर्जा खर्च होगी, किसी को बोलने में ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी। इसका पहला टाइप है अल्प प्राण और महाप्राण। इसका मतलब हुआ कि किसी अक्षर को, किसी ध्वनि को बोलने के लिए हमारे प्राणों, प्राण मीन्स वायु, भाई हमारा जीवन कैसे चल रहा है, वायु से चल रहा है ना। हमारे सांस रोक दीजिए एक मिनट के लिए, हम खत्म हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो प्राण मतलब हमारी बोलने में कितनी वायु खर्च हो रही है। अगर कम हो रही है तो अल्प बोलते हैं, और ज्यादा हो रही है तो क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, व्यंजनों का अंतर उच्चारण में खर्च होने वाली श्वास की मात्रा पर आधारित है। अल्प प्राण व्यंजन के वे व्यंजन है जिनमें ऊर्जा ऊर्जा श्वास या वायु की मात्रा कम खर्च होती है। क्या होती है, कम खर्च होती है। उन्हें हम कह देते हैं अल्प प्राण। क्या बोल देते हैं, अल्प प्राण। जहां वायु की मात्रा ज्यादा खर्च होती है उन्हें बोल देते हैं महाप्राण। क्या बोल देते हैं, महाप्राण बोल देते हैं। देखो, जब कि महाप्राण व्यंजन वे है जिनमें ज्यादा ऊर्जा, श्वास या वायु खर्च होती है। ठीक है भाई। अब समझेंगे कि होते कौन सी ध्वनियां है। सर आपने बोल तो दिया कि अल्पप्राण महाप्राण, लेकिन होते कौन सी ध्वनियां है ये तो बताइए। तो एक नियम होता है कि पहला, ये मालूम, आप पहले ये समझते हैं आप लोग। यहां देखिए, ये वर्ग है हमारे, पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा ये होते हैं अल्प प्राण। क्या होते हैं, अल्प प्राण। दूसरा, पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग। दूसरा और चौथा ये होते हैं आपके महाप्राण। क्या होते हैं, महाप्राण। आपको पहले समझा चुके हैं अल्पप्राण और महाप्राण मंत्र क्या है। जहां वायु कम खर्च हो उन्हें अल्पप्राण बोलते हैं, जहां वायु ज्यादा खर्च हो वहां महाप्राण बोलते हैं। किसी भी वर्गीय व्यंजन क्या, पहला, तीसरा, पांचवा। समझने की बात समझेंगे। पहले पहला तीसरा कौन सा, क, ग और ये तीन होते हैं अल्पप्राण, और ख और घ ये होते हैं महाप्राण। क्या होते हैं, महाप्राण। कहने का मतलब यह है कि किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग का व्यंजन होगा। मतलब ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ये ऐसे करके। कहने का मतलब यह है पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण हो गया, महाप्राण में दूसरा और चौथा हो गया। इतनी सी बात समझ में आई होगी। पहले समझा था उच्चारण के आधार पर कि हमारा शरीर का कोई ना कोई टच हो रहा है। फिर हमने सोचा हमारी वायु कितनी खर्च हो रही है, वायु कितनी खर्च हो रही है, प्राण कितने लग रहे हैं। तो अल्पप्राण और महाप्राण। आई बात समझ में। पहला, तीसरा, इसको ऐसे याद कर सकते हो। महाप्राण देखो दोनों क्या है, सम है। क्या है, सम। सम की बात आएगी तो महाप्राण होंगे, और तीन की बात आएगी तो विषम होंगे। क्या होंगे, विषम। और ऐसे भी आ सकते हैं, विषम में तीन अक्षर हैं तो ये तीन है, और सम में दो अक्षर हैं तो ये दो है, दूसरा और चौथा। ऐसी भी ट्रिक है, हर चीज की ट्रिक है, आपको ट्रिक भी कराते रहेंगे। अगर महाप्राण की बात आएगी तो सम में दो अक्षर हैं, वो भी दो हैं, दो और चार। आई बात समझ में। तो ये महाप्राण हो गया, और ये क्या हो गया, अल्पप्राण हो गया। एक, दो और पांच ये वर्गीकरण हुआ हमारा। दूसरा है, आगे चलते हैं। हाँ, अब इसमें एक नियम दे रखा है। एक सामान्य नियम यह भी है कि प्राय अल्पप्राण ध्वनियों में ह जोड़ दिया जाए तो महाप्राण बन जाते हैं। ये क्या मतलब है, जैसे क में ह जोड़ देंगे, क में ह जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ख बन जाता। क्या बन जाता है, ख। ये क्या चाह रहा है, ग में ह जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, घ बन जाएगा। ये कह रहा है, ये कह रहा है
कि किसी भी अल्प प्राण ध्वनि में अगर ह को जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है, वो महाप्राण। ये तो ये दूसरा खंड हमारा क्या है, दूसरा हमारा है वो महाप्राणी तो है, देखो ख, दूसरा और चौथा। अगर क में हा जोड़ देंगे तो ख बन जाएगा, ग में हा जोड़ देंगे तो घा बन जाएगा। ये सामान्य नियम है, वो कह रहा है अगर अल्प प्राण ध्वनियों में अगर हा को जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, हा में। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 और 3 5 में अगर हा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 और 4 बन जाएगा, अर्थात महाप्राण बन जाएगा। इतनी सी बात आप लोगों की समझ में भली बात आनी चाहिए, क्योंकि इतनी जबरदस्ती से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है, कंठव्य तालव्य गोष्ठी दंत क्या होते हैं, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। कंठ से बोला जाता है के टी तालुव्य तालव्य, एम मिस मूर्धन्य, द मिस दंत, ओ मिस कोष्ठ, KTM 2। जब अल्प और महाप्राण की बात आएगी तो आप कहेंगे जहां ऊर्जा ज्यादा लगती है कम लगती है। आई बात समझ में। दूसरा वर्गीकरण देखते हैं, अघोष और सघोष व्यंजन। अघोष और सघोष व्यंजन, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग लिख सकते हो कॉपी पर। हाँ, अघोष और स्वक्ष व्यंजन का मूल अंतर यह है कि सघोष व्यंजन के उच्चारण में स्वतंत्र की अधिक कंपन के कारण आवाज की काफी भारी होती है और अघोष में कम कंपन। मतलब कहने, अब ये क्या कह रहा है, इसको समझिए आप, डेफिनेशन समझिए, हमारी लैंग्वेज समझिए। मान लो आपको बोलने में कोई भारीपन आ रहा है, भारीपन आ रहा है, देखो कंपन अगर कम हो रहा है, कंपन का भी आवाज भारी हो रही है तो सघोष है। कैसी है, सघोष है। क्या है, सघोष। और अगर भारीपन कम आ रहा है तो क्या है, अघोष है। अघोष, मिस होता है कमी, आपने देखा है, अभाव, अभाव, अभाव मतलब होता है कमी। तो इसके समझ लिए जहां अघोष की बात आएगी, किसकी आएगी, अघोष की बात आएगी, तो वहां जो भारीपन है, कंपन है हमारे गले का, हमारे मुंह का, वो कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम। अभाव में क्या होता है, कमी। तो अघोष का भी पहला अक्षर अ है और अभाव का भी, तो इसका मतलब क्या है, कम। क्या है, कम। तो जहां बात आएगी, कम की बात आएगी तो क्या होगा, अघोष होगा। जबकि अशोक व्यंजन में स्वतंत्रता के कंपन कम के कारण आवाज अधिक भारी नहीं होती है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। इतना हमने तो भी 3 वर्गीकरण किए, मैं आपको बार बार रिपीट करा रहा हूं। पहले उच्चारण के आधार पर किए थे कि जिस प्रकार से KTM 2 हमारे शरीर का मुक्का कौन सा टच कर रहा है, तो हमने समझाए थे। फिर दूसरा हमने बताया था कि अल्पप्राण और महाप्राण की ऊर्जा कितनी खर्च हो रही है। तीसरा, कितना शरीर का मूवमेंट कंपन कर रहा है। आप समझिए बात को, पहले शरीर का कौन सा हिस्सा टच कर रहा है, फिर दूसरा हमने समझा कि कितनी वायु खर्च हो रही है, तीसरा हमने समझा कि वायु खर्च होने के आधार पर कितना कंपन हो रहा है, मूवमेंट कितना होगा, कितनी एनर्जी लग रही है। जब सघोष की बात करेंगे तो ज्यादा लगेगी, अघोष की बात करेंगे तो कम लगेगी। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों के अंदर में, है ना। और उम्मीद करते हैं, जैसे हाँ इसका भी एक नियम और बचा हुआ है, उसको भी समझ लेते हैं कि कह रहा है कि पहले 2 व्यंजन अघोष और अंतिम 3 सघोष होते हैं। पहले 2 अघोष हैं, ये क्या मज रहा है, इसको भी समझते हैं। हमने वर्गीय व्यंजन कराए थे, आपको वर्गीय व्यंजन दिए गए, ये अघोष और ये अल्प महाप्राण को आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हम समझते हैं अघोष और सघोष। ये कह रहा है वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन तो ये 5 के रूप में आए थे। तो पहले दो कौन से हैं, अघोष हैं। कौन से हैं, अघोष। पहले जो 2 हैं, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ये हैं आपके अघोष। क्या हैं, अघोष। जो अंतिम 3 हैं, अंतिम 3 हैं, इन्हें बोल देंगे सघोष। आपसे चलते फिरते कोई पूछ ले कि सघोष और अघोष में डिफरेंस क्या है, तो बता दोगे जहां जिन वर्गीय व्यंजनों को बोलने में हमारे शरीर के जो कंपन होता है, मुक्का या किसी भी अंग का जो कंपन होता है वो कम होता है, उसे अघोष बोलते हैं, और ज्यादा होता है उसे सघोष बोलते हैं। पहला दूसरा जो वर्गीय व्यंजन होते हैं वो अघोष होते हैं, वो अंतिम 3, तीसरा चौथा और 5वां होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सघोष। इतनी सी बात आप लोग समझना चाहिए। वर्गीय व्यंजन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वर्ग में होते हैं। ये बात हमने पहले लेक्चर में समझ चुके हैं, आप लोग इसको सामने भी लिख रखे हैं और फर्स्ट वीडियो में समझाए थे हम लोगों ने। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये सघोष और अघोष सीख लिए होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों के में। हमने अभी तक क्या समझा,
अल्पप्राण और महाप्राण पर समझे, अघोष और सघोष समझे। अब समझते हैं संयुक्त व्यंजन। थोड़ा मिसलिनियस टॉपिक है, इसको इसे समझ ही लेते हैं, है ना, है ना। तो ये पहला, इसको थोड़ा सा अगर समझेंगे तो अघोष कौन सा है, पहले दूसरे आपके अघोष हैं, और दूसरे पहले दो व्यंजन अघोष और अंतिम तीन, तीसरा चौथा और पांचवा ये आपके क्या है, ये आप लोगों के सघोष हैं। आई बात समझ में? इतनी सी बात समझ में किसी कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर बताएं। आपका इसमें से टॉपिक है, ये है आप लोगों का संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हमने इसको क्यों बोला है कि हमारे हिंदी में ये चार संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, स्र और श्र, जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे छ, ये क आधा श आधा श से मिलकर बना हुआ है। ये त्र आधा त प्लस आधा र से मिलकर बना है। ये ज और इससे मिलकर बना है। और ये आपका श्र, आपका ये इतने से बना है। कहने वाली बात ये है कि ये स, त्र, ज, स्र, ये चार हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि चीजें आप लोगों की समझ में आ रही होंगी। अभी हमने उच्चारण के आधार पर व्यंजन को खत्म कर लिया है। हमारा 90% हिंदी वर्णमाला यहां समाप्त होती है, 90%, क्योंकि हमने ध्वनि में तीन चीजें समझी थी। एक समझी थी स्वर, दूसरी व्यंजन और तीसरी अयोगवाह। अयोगवाह, ठीक है। इसमें स्वर कंप्लीट कर चुके हैं, व्यंजन कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा सा तीसरा पार्ट आएगा अयोगवाह का, जिसमें अयोगवाह को हम समझेंगे किस प्रकार से अयोगवाह बोलते हैं, विसर्ग किसमें आते हैं, और अनुस्वार अनुस्वार अनुनासिक किसे बोलते हैं, ये चीज समझेंगे। और शायद अगले लेक्चर में हम इस चीज को करा ही देंगे। तब तक आप लोग अच्छे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आने वाले अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको बताइए कि सर के साथ, गोयल सर के साथ में हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर कंप्लीट रूप से अच्छी कराई जा रही है। और प्लीज़ हमें सपोर्ट कर दिखाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को, यारों को, सबको भेजिए। तब तक के लिए मस्त रहें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।